Good afternoon, student. Today we are going to close this chapter, that is the making of global world. Our last topic is end of Bretton Woods and the beginning of globalization. As you know, that Bretton Woods system was developed after the Second World War to maintain the economic system of the world. But actually, the most benefited countries were the developed country or the industrial country. There was not much more development in developing country. So, with the respect of time, there was a emergence of another set of instruction, another uh, arrangement that is called the globalization. We will see in this topic how this was actually held, that is the end of Bretton Woods and the beginning of globalization. Despite year of stable and rapid growth, not all were well in the post-war world. सब कुछ आपने देखा था कि आफ्टर applying this Bretton Woods system, it was very much beneficial. वर्ल्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वह 5% के हिसाब से इनक्रीज कर रहे थे, ट्रेड लगभग 8% इनक्रीज कर रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा नहीं था। कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। डिस्पाइट ईयर ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ, not all were well in the post-war world. From 1960, the rising cost of its overseas involvement weakened the US finance and competitive strength. 1960s के बाद जो है, आपको मालूम है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1944 में अप्लाई किया गया था, जो 1947 से वर्क करने लगा था। 1960s के बाद से ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो यूएस की फाइनेंस है, व्यवस्था है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। फ्रॉम 1960 द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट मीन्स एक देश से दूसरे देश में जो उसका जो बिजनेस था, इन्वॉल्वमेंट था, वेयर वीकेंड द यूएस फाइनेंस, यूएस के जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको कमज़ोर कर दिया था, क्योंकि अब ज़्यादा खर्च करना पड़ता था उस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। एंड कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। द यूएस डॉलर वॉज नो लॉन्गर कमांडेंट कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी। यूएस डॉलर अब अपनी मुख्य भूमिका में नहीं रहा। जो फिक्स्ड रेशियो तय की गई थी उसको मेंटेन करने में गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। यूएस डॉलर वॉज नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी। मुख्य मुद्रा के रूप में अब जो है उसकी मान्यता डगमगाने लगी थी। इट could not be maintain its value to retain to gold, as we have seen that 1 ounce gold was valued at $35. So अपनी वैल्यू को वो मेंटेन नहीं कर पाया सर। अब 1 ounce के लिए ज़्यादा डॉलर देने पड़ते थे जो इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिटेन टू गोल्ड। This eventually led to the collapse of the system of fixed exchange rate and introduction of a system of floating exchange rate, जिसके वजह से जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो व्यवस्था था वह समाप्त हो गया जो है, क्योंकि जो डॉलर था वह अपनी वैल्यू को मेंटेन नहीं कर पाया। Now the question is that what is fixed exchange rate and what is the floating exchange rate? You can see here
In the new word exchange rate, they link national currency for the purpose of international trade. There are broadly two kind of exchange rate, that is the fixed exchange rate and floating exchange rate. तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब किसी देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उसको एक्सचेंज किया जाता है, उसको लाया जाता है। दे लिंक नेशनल करेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल से, मीन्स एक मुद्रा दूसरे मुद्रे से किस प्रकार से रिलेटेड है, क्या रेशियो है, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, सो दैट इज द एक्सचेंज रेट। ये दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, व्हेन एक्सचेंज रेट आर फिक्स्ड एंड गवर्नमेंट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मूवमेंट इन देम। जब एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, जैसे $1 में 80 रुपये, ये फिक्स हो गया, और जब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, मार्केट के डिमांड और सप्लाई के ऊपर 80 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यही कह रहा है, व्हेन एक्सचेंज रेट आर फिक्स्ड एंड गवर्नमेंट इंटरफेयर टू प्रिवेंट मूवमेंट इन देम, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। And flexible or floating exchange rate, these rates fluctuate depending on demand and supply of currencies in foreign exchange market, in principle without interference of government. So फ्लैक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट उसे कहते हैं जिनका रेट फ्लैक्चुएट करता रहता है मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे। करेंसी की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, और इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। दैट इज कॉल्ड द फ्लैक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो मार्केट में अपनी वैल्यू खोने लगे थे, जिसके वजह से जो फिक्स एक्सचेंज रेट था वो कोलैप्स हो गया और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट कर लिया गया। फ्रॉम द मिड 1970s, the international financial system also changed in important way. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में बदलाव आया। अर्लियर डेवलपिंग कंट्री could turn to international institution for loan and development assistance, but now they were forced to borrow from Western commercial bank and private lending institution. आपको याद होगा जब वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन हुआ था, तो उसमें सभी देश जा कर के वर्ल्ड बैंक से अपने विकास के लिए पैसे इशू करवा सकते थे। लेकिन अब जो वेस्टर्न कंट्रियाँ था वो दबाव बना रहे थे कि उन इंस्टीट्यूशन के पास आप न जाएं, उसमें तमाम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। सो इट इज़ सेइंग दैट डेवलपिंग कंट्री कुड नाउ टू earlier developing country could turn to international institution for loan and development assistance, but now they were forced to borrow from Western commercial bank. अब उन्हें मजबूर किया जाने लगा कि अब वो दूसरे कमर्शियल बैंक से लोन ले और प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जिससे क्या था, उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था और वर्ल्ड बैंक का इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नॉमिनल या न के बराबर जो है। दिस लीड टू पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्री, और जब डेवलपिंग कंट्री कमर्शियल बैंक से या प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेती थी, वह महंगा होता था, जिसके वजह से अक्सर वह कर्ज में डूब जाते थे। दिस लीड टू पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्री एंड लोअर इनकम एंड इंक्रीज पॉवर्टी, स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में ये ख़ास तौर से होता था, क्योंकि ये देश वर्ल्ड बैंक से या IMF से पैसे नहीं ले पाते थे, इस कारण से क्राइसिस हो जाता था और जनरली इन जगहों पे गरीबी आ जाती थी। देन व्हाट हैपेंड, द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड was also hit by unemployment that began rising from मिड 1970s। 1970s के आसपास इंडस्ट्रियल कंट्रियों में भी
अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से राइज होने लगा। इससे पहले आपने देखा था कि किस प्रकार 5% से भी कम था वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, एंड रिमेनिंग हाई अनटिल द अर्ली 1990s के दौरान तक वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था। From the late 1970s, MNCs also began to shift production operation to low wages Asian country. As you know, MNCs का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना जो है। ऑल्दो MNCs का गठन 1920s में ही हो गया था, लेकिन 1970s में उसने विस्तार दिया जो है, ज़्यादा से ज़्यादा MNCs आने लगी डेवलप्ड कंट्रियों से, और जनरली वो अपने लो वेजेस के लिए, कम मजदूरी देने के लिए एशियाटिक कंट्री में वह अपने प्लांट को शिफ्ट करने लगे। यही कह रहा है, फ्रॉम द लेट 1970s MNCs ऑल्सो बिगेन टू शिफ्ट प्रोडक्शन operation to low Asian country. China had been cut off from the post-war world economy since its revolution in 1949. चाइना विश्व अर्थव्यवस्था से पूरी तरह कट गया था उनके यहाँ जहाँ रिवोल्यूशन हुआ था 1949 में। तो युद्ध के बाद जो है चाइना की इकनॉमी दुनिया की इकनॉमी से अलग थलग हो गई थी आफ्टर 1949, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल communism in Eastern Europe brought many countries back into the fold of the world economy. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो चाइना ने नई आर्थिक नीति अपने यहाँ लागू की, और सोवियत यूनियन जो कोलैप्स हुआ। सोवियत यूनियन एज यू नो दैट इज इट was formed in 1921 and it was in existence till, just a minute, where is that? Yeah, it was formed in 1922 and it existed till 1991. There were 15 nations in USSR, United States of Soviet Russia. तो सोवियत यूनियन जो था वो कोलैप्स हो गया था, समय के साथ धाराशाही हो गया था, गिर गया था, उसके देश अपने आप को आज़ाद करने लगे थे। And Soviet style communalism in Eastern Europe brought many countries back into the fold of the world economy. जो ये 15 राष्ट्र का मिला करके यूएसएसआर का गठन किया गया था, यह धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। मैंने आपको बताया कि 1991 में यूएसएसआर ब्रेक हो गया था, जिससे अचानक कई सारे देश विश्व पटल पे आए सामने। वेजेस वे रिलेटिवली लो इन द कंट्री लाइक चाइना। चाइना में चूंकि मजदूरी कम थी, दस दे बिकम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एमएनसी competing to capture world market. Because the wages were low, so MNCs find them the first preference to establish their plant, because their technology was also advanced, and MNCs have already advanced technology as well as having the huge capital, so they could invest there, and they did also. Thus they become attractive destination for investment by foreign MNCs competing to capture world market
Have you noticed that most of the TVs, mobile phone and the toys we see in the shop seem to be made in China? आपने देखा होगा बहुत से मोबाइल टेलीविज़न लिखा रहता है मेड इन चाइना, बिकॉज चाइना में चीप लेबर होने की वजह से एमएनसीज कंपनियां उसको प्रीफर करती हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट्स लो वेजेस. वहाँ पे रिसोर्सेज चीपली मिल जाता है और उनकी मजदूरी कम है. इसके वजह से मोस्टली एमएनसीज चाइना में अपनी फैक्ट्री डालने को प्रीफर करते हैं. द relocation of industry to low wages country stimulated world trade and capital flow, जिसके वजह से अब जो ट्रेड का जो सेंटर है वह 21वीं सदी में चाइना, इंडिया और ब्राज़ील जैसे देश हो गए हैं, जहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे यूथ ज़्यादा हैं जो टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और कम से कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. द relocation ऑफ इंडस्ट्री टू लो wages country stimulated world trade and capital flows. In the last 2 decades, the world economy geography has been transformed as countries such as the India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation. जिससे बहुत तेजी से आर्थिक रूप से बदलाव हो रहे हैं. आपको याद होगा 17-18 सेंचुरी तक चाइना और इंडिया ये ट्रेड के सेंटर हुआ करते थे. उसके बाद से अमेरिका के उदय होने के बाद, अमेरिका के खोजे जाने के बाद जो है, और यूरोप के ट्रेडिंग कैपेबिलिटी के डेवलप होने के बाद वो ट्रेडिंग सेंटर शिफ्ट हो करके वह यूरोप में केंद्र हो गया जो है. 19 और 20 सेंचुरी में यूरोप में केंद्र रहा, फिर 21st सेंचुरी में वह धीरे धीरे ग्रेजुअली चाइना, इंडिया और ब्राज़ील पर शिफ्ट हो गया है. यह एक सर्कल है, चलता रहता है, समय का चक्र है. एंड अब ये जो दौर है वह एमएनसीज का है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का है, और ये कंपनियां अलग अलग देशों में जा कर के अपने व्यापार करती हैं और इनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना. दैट्स ऑल.